स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के पद खंड का जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चूँकि इससे पहले मैंने गत खंड के सारे ऑब्जेक्टिव को करा दिया हूँ चैप्टर बाय चैप्टर, और उसके अलावा भी एक साथ सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करा दिया। जैसे 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर के एक साथ ऑब्जेक्टिव करा दिया, जो कि करीबन 400 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिएगा। इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल चलिए हम लोग इस चैप्टर के पद खंड का जितना भी ऑब्जेक्टिव है बारीकी से सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कर्वक। और इस कर्वक चैप्टर का पहला जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ ऑब्जेक्टिव है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो चित्ररेखा जो है यह जायसी की रचना है। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा प्रश्न है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। जायसी का जो जन्म स्थान है यह कहाँ है, तो जायस कब्र अमेठी, यानी कि अमेठी यह जो है ना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई, तो इनका जो मृत्यु है लगभग 1548 ईस्वी में हुआ। अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इतना में मृत्यु होगा, पूरा कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। ऐसा चैप्टर में बताया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, बताइए कैसे कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि है, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी किसके कवि है, प्रेम की पीर के कवि है। कर्वक के कवि कौन है, तो कर्वक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, कर्वक। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ, तो इनका जो जन्म है 1492 में हुआ। अनुमानित बताया जाता है कि हाँ 1492 में इनका जन्म जो है हुआ होगा, और 1548 में मृत्यु अनुमानित पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश में हुआ था। जायसी किस तरह के कवि है, तो जायसी जो है सूफी कवि है। जायसी के पिता का नाम क्या है, तो शेख यमरेज। शेख क्या है, शेख यमरेज। हालांकि यहाँ पर शेख ममरेज होना चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं है, शेख यमरेज देख लीजिएगा आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नाम तो यही है, शेख ममरेज या यमरेज। जायसी थे, बताइए जायसी कैसे थे, तो जायसी जो है ना फ़कीर थे, ठीक है ना। फ़कीर होते हुए भी देखिए इतना बड़े नाम कमा लिया। आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े आदमी होकर भी। अगला प्रश्न देखिएगा, जायसी हिंदी साहित्य की किस धारा से जुड़े हुए थे। तो जायसी जो है हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी शाखा धारा से जुड़े हुए, ठीक है, याद रखिए प्रेम मार्गी शाखा। अगला प्रश्न, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है। जायसी की जो काव्य की भाषा है ना वह कौन सी भाषा है, तो अवधी भाषा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, तो श्रृंगार रस, ठीक है ना। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, तो रक्त रूप लेई द्वारा, ठीक है ना, रक्त रूप लेई द्वारा। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किस रूप में जोड़ा है, तो अपने आंसुओं से, ठीक है। तो आप लोग वहाँ ऑप्शन के अनुसार चलिएगा, ठीक है ना। रक्तसेन ऑप्शन में रहे तो रक्त रूप लेई द्वारा तो वो लगाइएगा, नहीं तो आंसुओं के द्वारा कहीं ऑप्शन में रहे तो यही लगाइएगा, ठीक है ना। अगला ऑप्शन में देखिए दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है, रहेगा भी तो ए एवं बी दोनों रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो भक्तमाल इनकी नहीं है, बाकी अखरावट पद्मावत चित्ररेखा सब जायसी की ही हैं। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो समुद्र की भांति, ठीक है ना, समुद्र की भांति इनका जो काव्य है वह समुद्र की भांति जो है इनका काव्य गंभीर और व्यापक है। तो 18 तक हो गया, हम लोग 19 नंबर को कवर करेंगे। चलिए 19 नंबर को देखिएगा आप लोग ध्यान से, थोड़ा इसको सजा लेते हैं, ठीक है ना, हड़बड़ाइएगा मत। चलिए देखिए 19 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, बोला इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो प्रेम के पीर के कवि है जायसी, ठीक है ना। आप लोग 10th के अनुसार समझिएगा, 10th के अनुसार घनानंद है, ठीक है ना। लेकिन जबकि 12th के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाते हैं। इसीलिए अपने सिलेबस के अनुसार सबको करना है, 10th वाले को अलग आपका अलग। हालांकि दोनों प्रेम के पीर के ही कवि कहे जाते हैं। कर्वक कहाँ से लिया गया, तो कर्वक जो है कर्वक पद्मावत से लिया गया। कहाँ से, पद्मावत से। कर्वक के रचयिता कौन है, तो कर्वक के जो रचयिता है वह जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत की भाषा है अवधी भाषा। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है, तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि है। जायसी ने अपनी आंसू की उपमा किससे की है, तो ये अपनी आंसू की जो उपमा है ना दर्पण से किया है।
अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा ऑब्जेक्टिव तो बोलिए, इसका हम बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन लेकर के आएंगे, बहुत ही अपने भाषा में, और भी ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट में फुल एक्सप्लेन चैप्टर का, वो भी विस्तार से, जिससे आप कभी नहीं भूल पाइएगा यह जो प्रेम रूपी जो कवि या कविता जो लिखे हुए हैं प्रेम वाली। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है बताइए? तो अखरावत इन्हीं की है, पद्मावत इन्हीं की, आखिरी कलाम इन्हीं की है, मृगावती इनकी नहीं है, ठीक है ना। पद्मावत किसकी रचना है? तो देखिए उसी प्रश्न को पलट के पूछ दिया। पद्मावत जो है वैसे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, जिसको शॉर्टकट में मलिक मोहम्मद भी कहा जाता है। चलिए चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सूरदास, यानी सूर के पद के बारे में इसमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूरदास को ही कहा जाता है। रामवती को खरकनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह जो है यह सूरदास के पद से लिया गया, ठीक है ना, सूरदास के पद से। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास को। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो सूरदास। सूरदास की कौन सी रचना है निम्नलिखित में से ऑप्शन के अनुसार? तो करवक तो इनका है नहीं, करवक मलिक मोहम्मद जायसी की है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के छप्पैत, ये तो दूसरे की है। तो सूर सागर जो बच गया वो सूरदास की है। सूर से सूर मिल रहा है ना, थोड़ा सा हिंट बस। अगला प्रश्न देखिएगा, सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो सूरदास जो है ना यह ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा, भूलना नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा और सूरदास ब्रज भाषा, याद रखिए। अगला देखिए, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि की अगर हम लोग चर्चा करते हो तो सूरदास है। सूरदास किस धारा के कवि है? तो सूरदास जो है कृष्णाश्रयी धारा के कवि है, ठीक है ना, कृष्णाश्रयी, अर्थात कृष्ण जी के ये भक्त थे, ठीक है। एगो अगला जो आएगा वो है तुलसीदास, तो वो राम जी के भक्त थे, याद रखिएगा ये सब। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? बताइए, कृष्ण जो है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण जो है ना वह नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, नंद बाबा के गोद में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है कि भोर हो गया, उठ जाओ कृष्ण, चिड़िया चहचहा रहा है, गाय खरकर रहा है, मतलब बोल रहा है, टर्रा रहा है, मतलब बहुत सारे संकेत दिया था कि उठ जाओ, सुबह का टाइम हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो यह जो भक्ति काल के कवि है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सतसई जो है ना इनकी नहीं है, बाकी सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी सब सूरदास की है, ठीक है। कौन सी रचना सूरदास की है? देखिए सूरसागर उन्हीं की है, ठीक है, सूरसागर किन की है? तो इन्हीं की है, सूरदास की। सूरदास किस चीज़ की, सूरदास जी की है ना वह किस चीज़ की भूख है? तो सूरदास जी को कृष्ण की जूठन की भूख लगा है। कृष्ण जी खा रहे हैं, आज जूठा के लिए अगोर के वहाँ पर बैठे हुए हैं। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? बताइए, अनुमानित 1478 ईस्वी, ठीक है। मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना है? तो मीरा जो है अपना प्रियतम कृष्ण जी को माना है। किसको माना है? कृष्ण जी को। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदनिया में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? तो अनुप्रास अलंकार है। अगर आप लोगों को अलंकार भी नहीं समझ में आता है तो बोलिए, हम बहुत जल्दी शॉर्टकट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें विस्तार से समझाएंगे, मज़ा आ जाएगा, फिर क्या ही करना। चलिए आगे देखिए, कंवल कुसुम फूले नर नारी सूर्यश्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इससे पहले वाला भी अनुप्रास ही था, बस थोड़ा सा इसमें समझने की चीज़ होता है, ठीक है ना। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है ना यह सूरदास जी की ही रचना है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, कई बार आर्ट्स वालों से पूछा गया है, जरूरी नहीं कि हर बार आर्ट्स वालों से ही पूछा जाएगा, साइंस कॉमर्स किसी से भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास की रचना की भाषा ब्रज भाषा हम पहले ही बताए हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो इनके दीक्षा गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। सबके दीक्षा गुरु अलग अलग है, सूरदास के अलग है, मलिक मोहम्मद जायसी की अलग है। अगला जो भी पाठ आएगा, जो भी का कवि होंगे, सबके दीक्षा गुरु अलग अलग बोलिएगा तो उस पर स्पेशल वीडियो लेकर के हम आएंगे, ठीक है। सूरदास के दीक्षा गुरु हो गया वल्लभाचार्य। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो सूरदास जी जो है ना पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। अगला प्रश्न देखिएगा, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास के जो भाव के पद गाते थे, बताइए वल्लभाचार्य से मिलने से पहले
मिलने के पहले, पूर्व मतलब पहले, सूर किस भाव के पद गाते थे जब तक नहीं मिले थे? तो दैन्य भाव के पद गाते थे। मिल लिए तो बाद में फिर चेंज कर दिए। सूर सागर किनकी रचना है? तो सूर सागर जो है सूरदास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा, क्यों? क्योंकि बताइए, क्योंकि गीति काव्य है, क्योंकि गीति काव्य है। राम आधा देखिए, सॉरी राधा, अगला देखिएगा, राधा रस के लिए किनकी रचना है? जहाँ अगर राधा का नाम आ गया तो राधा का संबंध कृष्ण जी से, कृष्ण जी का संबंध सूरदास से है, तो ये इससे आप हिंट्स निकाल सकते हैं कि यह सूरदास जी का है। सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो सूर सागर जो है ब्रज भाषा में रचित है, ठीक है। किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। तो यहाँ तक कुल अभी तकले हम लोगों ने देखा 28, हम लोग इससे आगे देखेंगे 29 नंबर को। थोड़ा हम सजा लेते हैं, आप लोग हड़बड़ाइएगा मत, ऐसा अच्छा रहेगा, सजा रहेगा तो ना समझ सकते हैं अपन। चलिए अगला देखिए, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न देखिए, किसकी रचना श्रीमद् भगवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? बताइए किसकी रचना है? तो सूरदास की, ठीक है ना, सूर सागर की। अगला प्रश्न देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? मतलब भगवान श्री कृष्ण जी को कौन पूजते थे? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की, जायसी? बताइए कौन? तो सूरदास ही ना पूजेंगे, श्री कृष्ण जी का संबंध सूरदास से ही है, तो यही हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया, सूरदास के पद। अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे या तुलसीदास, यानी तुलसीदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। एक बात थोड़ा आप लोग को हम हिंट्स बता देना चाहते हैं, जहाँ भी अगर सूरदास की चर्चा हो तो वो सूरदास का संबंध हो जाएगा कृष्ण भगवान जी से, और जहाँ तुलसीदास की जिक्र हो तो तुलसीदास जी जो है ये इनका संबंध हो जाएगा राम जी से, ठीक है। और राम जी का संबंध सीता जी से, कृष्ण जी का संबंध राधा जी से, तो सीता जी का जिक्र होगा तो तुलसीदास, और कहीं राधा जी का जिक्र हो तो कृष्ण जी। तो इस सबसे थोड़ा बहुत हिंट्स सारा मिलता है, ठीक है ना, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला, बरबय रामायण किनकी रचना है? तो यह तुलसीदास की है। देखिए रामायण, अब बताइए रामायण का संबंध किससे है? रामायण का संबंध रामे जी से, उसमें रामे की कहानी है, तो बरबय रामायण न भी याद रहेगा तो रामायण याद करेंगे राम जी का, और राम जी का संबंध है तुलसीदास से, तो तुलसीदास उत्तर हो जाएगा। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याएं अध्ययन किए? कितने वर्ष? तो 15 वर्षों तक। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो अवधी और भरत, दोनों भाषा को अपनाया, ठीक है ना, अपनाया तो दोनों भाषा को है, लेकिन जो पद लिखते थे ना वह किसी एक भाषा में लिखते थे, जिक्र कर देते थे कौन भाषा में, यह भी आगे बारी तो हम बताएंगे आप लोगों को, हालांकि इस पर स्पेशल वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के तो दीक्षा गुरु थे वो थे नरहरिदास। अगला देखिएगा, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास की जो पत्नी थी उसकी नाम था रत्नावली। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था हुलसी। तुलसी के माता हुलसी, तुलसी के माता हुलसी, याद रहेगा? चलिए याद रखिएगा। यानी कि पालन पोषण किसने किया था? तो हो जाएगा चुनिया। चुनिया एक महिला थी, ठीक है ना। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में, भी अनुमानित ही है। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो तुलसीदास का जो जन्म है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामचरितमानस किसकी रचना? देखिए पहले तो राम का नाम है इसमें आया, राम। राम का संबंध किससे है? तो राम का संबंध आप लोग भी जानते हैं किससे है, तो राम का संबंध किससे है? तुलसीदास ही से। तो रामचरितमानस भाई किसकी रचना है? तुलसीदास की है, सिंपल सी बात। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो तुलसीदास जो है ना प्रेम मार्गी, राम मार्गी शाखा है कवि, ठीक है। तुलसी राम, कृष्ण मार्गी थोड़ी होगा, चाहे प्रेम मार्गी थोड़ी होगा, वो तो मलिक मोहम्मद जासे। कृष्ण मार्गी वो का है, सूरदास जी का है, तो यहाँ पर राम मार्गी हो जाएगा, ठीक है। गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली जो है यह तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तो तुलसीदास जी को भक्ति की भूख है। देखिए उनको जुट्ठा का भूख लगा हुआ था सूरदास जी को, और इनको जो है भक्ति का भूख लगा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो ये जो है जातीय महाकवि है। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो ये प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है। किसकी की है? सीता जी की स्तुति की है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो इनके जो है दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। हम लोग 16 नंबर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चलिए 16 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए,
तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो प्रथम पद में जो अपना परिचय एक सीता के दास के रूप में देते हैं। बोलते हैं कि सीता को जाओ और बोलना कि आपके दासी का भी दास आया हुआ है, यानी कि राम के पत्नी के दास, दास समझ रहे हैं ना आप लोग। तो सीता के दास के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कबटुंग अम्ब अवसर पाई में अम्ब जो है किसके लिए, किस संबोधन किसके लिए है? अम्ब संबोधन किसके लिए? तो यह सीता के लिए किया गया है, ठीक है ना। अम्ब यानी माँ कहकर सीता को संबोधित किया गया है, अम्ब मतलब माँ होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो दोहावली दोहावली जो है ना, यह तुलसीदास की रचना है। कौन सी रचना तुलसीदास की है? फिर से प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग वहाँ पर चूज कर लीजिएगा। विनय पत्रिका जो है वह तुलसीदास की ही रचना है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलल है। तो आखिरी कलल इनकी नहीं होगी। पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, सबके सब तुलसीदास जी का है। कवितावली के रचनाकार कौन है? देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कवितावली के तुलसीदास से रचनाकार, ठीक है। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? उत्तर हो जाएगा कवितावली। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस, ठीक है। प्रधान रस तो भक्ति रस है। श्रृंगार रस, फालतू रस मत लगाइएगा। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा राधा स्तुति, क्योंकि राधा स्तुति, राधा का संबंध कृष्ण से, कृष्ण का संबंध सूरदास जी से, तो इनका थोड़ी होगा। बाकी कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण सब इन्हीं का है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानस यानी कि रामचरितमानस का रचना काल क्या है? मानस है तो समझिएगा आप लोग कि इनका रचना काल क्या है। तो संवत 1631 ईस्वी। कब? संवत 1631 ईस्वी। आगे देखिएगा, चलिए अगला देखिएगा प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की जो भाषा है अंतर्वेदी यानी कि ब्रज भाषा है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जो जन्म है राजापुर बांध उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास का जो है मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम सबका होता है थोड़ा थोड़ा मूल नाम, ठीक है ना। तो इनका मूल नाम था राम बोला, क्योंकि जन्म हुए तो राम को नाम लेकर के बोले थे, ठीक है। तो तुलसीदास के मूल नाम जो है ना, क्या हो जाएगा? तुलसीदास के मूल नाम तो राम बोला। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो है शेष सनातन। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो तुलसीदास जी का है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से ऐसे कौन सी रचना है जो तुलसीदास की है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर में चला आएगा रामचरितमानस, उन्हीं का है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित, कौन सी ऐसी कृति तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी। बाकी जितना है जनक मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण सब इन्हीं का है, सिर्फ पंचवटी इनकी नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद पुस्तिका के किस कृति से लिया गया है? किस कृति से लिया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विनय के पद से। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास जो है ना, यह भक्ति काल के कवि थे। हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों में विभक्त है? तो यह जो 54 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? तो 54 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो 3 चैप्टर तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। थोड़ा अब हम लोग 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक है छप्पे, ठीक है ना। तो आप लोग फिलहाल इतना पढ़ोगे, छप्पे शीर्षक का बनाएंगे थोड़ी देर बाद वीडियो। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती हो गया होगा। थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते क्या है कि नींद आ गया था, मतलब औंधी में आ गए थे, आप लोग समझ सकते हो। तंद्रा मतलब आधा ऊँघाना, आधा फिर ध्यान देना। माफ़ कीजिएगा कुछ अगर गलती बोला गया होगा तो। फिर सब यहाँ से रिपीट कर देते हैं। चलिए देखिएगा,
पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए गए हैं? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा विनय के पद से, ठीक है ना। किस कृति के पद से लिए गए हैं? तो विनय के पद से लिए गए हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जो है ना, यह भक्ति काल के कवि थे। अगला देखिएगा, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो यह जो है ना 44 छंदों की है। हम लोग 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 3 चैप्टर तक हो गया। 4 चैप्टर छप्पा है। छप्पा मतलब छप्पर मत समझ जाइएगा, ठीक है ना। छप्पा का मतलब होता है 6 पंक्तियों का छंद, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे इस चैप्टर का पहला प्रश्न, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। बताइए, नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र था कहाँ था? तो वृंदावन में। गाना सुने वृंदावन में? हाँ सुने हुए। चलिए रहने दीजिए। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो माधुर्य भाव का पुट था। नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो नाभादास जी वैष्णव दर्शन के संत थे, वही वैष्णव धारा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग वहाँ जाइएगा। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीरदास है, क्योंकि ये कबीर के पद के बारे में जिक्र किए हुए हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? तो छप्पय की बात हो तो नाभादास, जबकि बात हो बीजक के तो कबीरदास। नाभादास की कौन सी रचना है? तो नाभादास की रचना कौन सी है? छप्पय। नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास जी जो है सद्गुणोपासक भक्त राम भक्त धारा के कवि थे। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जी जो है तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो नाभादास जी का जो जन्म 1570 ईस्वी में अनुमानित हुआ था, ठीक है ना। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो सूरदास की कविता को सुनकर, ठीक है ना। ये सूरदास की एक पंक्ति बताए हैं, एक पद, सॉरी एक पद होगा, पंक्ति नहीं, और एक भी क्या बोलते हैं कबीरदास के पद बताए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर बोलिएगा तो हम तो बारीकी से एक चैप्टर का एक्सप्लेन लेकर आइए जाएंगे। 13 दिन का तो काम है, 13 वो चैप्टर। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी रचना नाभादास की है? तो क्या हो जाएगा? भक्तमाल, ऑप्शन के अनुसार। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो इनका स्थायी निवास वृंदावन में था। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है? तो छप्पय की हुई है, ठीक है ना। छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद है? तो छप्पय जो है यह 6 पंक्तियों का छंद है। सुर के कवित्व को सुनकर सभी कवि क्या करते हैं? तो सिर हिलाते हैं, ठीक है ना। सुर के कवि की कवित्व को सुनकर। तो 15 तक हो गया। हम लोग 16 नंबर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। थोड़ा सजा लेते हैं। चलिए देखिए, सुर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? तो हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं। नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया गया है? तो कबीर वाला में, ठीक है ना, कबीर वाला में किया गया है। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य किस कवि के रूप में हुआ? तो भक्ति काल। सबके हित का वचन कौन करता है? पाठ के अनुसार बताइए। तो कबीर जो है ना सबके हित की बात करता है। कहानी का अर्थ क्या होता है? तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीति, ठीक है ना, विश्वास या प्रतीति। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वह थे स्वामी अग्रदास, जिसको अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के जो रचयिता है कौन है? भक्तमाल के रचयिता, तो भक्तमाल के जो रचयिता है वह है नाभादास। विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रवणनी धरै, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है? किस शीर्षक कविता से ली गई? तो छप्पय से। नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जी जो है स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, अर्थात बोल सकते कि स्वामी अग्रदास उनके गुरु हुए, क्या बोल सकते कि नहीं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कबीरदास किस शाखा के कवि है? तो कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि है। नाभादास किस काल के कवि थे? तो नाभादास भक्ति काल के कवि थे। नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है? किन 2 कवियों के बारे में नाभादास जी की कविता है? बताइए किन 2 कवियों के बारे में? तो कबीरदास और सूरदास। 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे। 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 5वां चैप्टर जो चैप्टर का नाम है कवित्व। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया गया है? ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो वीर रस पाया गया, ठीक है ना। इसमें वीरता का बखान किया है। खच 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 जो है भूषण जो है काट रहे अपनी तलवार से, तेज तलवार से। क्या काट रहे हैं, कैसा पाठ है बोलिएगा तो बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन लेकर आएंगे हम। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो 10 छंदों में।
भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो भूषण जो है कवित कविता लिखी है। कवित शीर्षक कविता है। कवि कौन है? तो कवित शीर्षक कविता का जो कवि है भूषण है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ तक 4 था, 5वां नंबर हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, क्या हड़बड़ाइएगा नहीं थोड़ा बस। चलिए, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो भूषण जो रीतिकाल के रीति युक्त धारा के कवि है। कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो प्रथम पद में जो है वीर रस है। कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की व्यंजना अभिव्यंजना हुई है? तो कवित्व के द्वितीय पद में जो है ना विभत्व रस की अभिव्यंजना हुई है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो ब्रज भाषा में। मुख्यतः की बात हो रहा है, मुख्य रूप से तो ब्रज भाषा में की है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो यह इसका तलवार जो रौद्र रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो भोजन प्रदान कर रही है। लागती लप की कंठ वैरिणी के नागेनिसी में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो भूषण की रचना शिवराज भूषण है, ठीक है। शिवराज भूषण जो है इन्हीं की है। बाकी भक्तमाल इनका नहीं है, कमायनी तो दूसरे का है, और साकेत भी इनका नहीं है। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो समुद्राग्नि से जो है ना भूषण शिवाजी की तुलना की है, क्योंकि शिवाजी की तुलना बहुत चीज़ों से किया गया है। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो प्रथम दंड में जो है वीर रस है, अर्थात प्रथम छंद बोल सकते हैं। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो रौद्र रस। तेज तम अंश पर कान्हजी भी कंस पर यौ मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो है कवित से लिया गया, ठीक है ना, कवित भूषण के कविता से। कौन सी कृति भूषण की है? तो शिवा बावनी भूषण की है। कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि दी थी कब? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, कवि को जो है ना भूषण की उपाधि किसने दिया था? ऐसा प्रश्न लिखना चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया। तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकार, ठीक है ना। 10 छंद 105 अलंकार, याद रखिए। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 52। भूषण के प्रिय नायक हैं, बताइए कौन है भूषण के प्रिय नायक? तो उत्तर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ तक तो हो गया 21 तक। अब 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। थोड़ा सा सजा लेते हैं, सही रहेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, बस। चलिए, 22 नंबर प्रश्न देखिए। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक है। देखिए इसके काम में ही नाम छुपा हुआ है, नाम में काम। शिवा बावनी, बावनी तो 52 मुक्तक है। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? तो 10। अगला प्रश्न देखिए, भूषण के पिता का नाम क्या है? तो भूषण के पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण भूषण की कृति है। भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण जो है वीर गाथा काल के कवि, रीति काल के कवि। भूषण किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि। अगला प्रश्न, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक है। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई लगते थे। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवा बावनी में जो है ना शिवाजी की वीरता का बखान किया गया। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो छत्रसाल दशक जो है भूषण की कृति है। 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव कवर किए, 6 चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक है तुमुल कोलाहल कलह में। आप लोग समझ सकते हैं कलह का मतलब, चलिए बताते हैं, ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो कमायनी। देखिए कमायनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि यह तुमुल कोलाहल कलह जो पाठ पढ़ रहे हैं ना, इसी से लिया गया है, कमायनी से। चलिए आगे देखिए, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो यह जो जयशंकर प्रसाद की बड़ी इंपॉर्टेंट है। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है तुमुल कोलाहल कलह में से लिया गया है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। आंसू किसकी रचना है? आंसू एक रचना है, ठीक ना, बहे वाला आंसू ना, एक रचना है आंसू। तो यह जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो तुमुल कोलाहल कलह में, ये जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है।
जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, बताइए जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था कहने का मतलब कब हुआ था, तो 1989 ईस्वी में, सॉरी 1989 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद के पिता कौन थे, पितामह पूछा जा रहा है, तो पितामह शिवरत्न साहू थे, पितामह। अगला प्रश्न देखिएगा, ये था 8 नंबर। 9 नंबर प्रश्न को बस थोड़ा देर सजा लेते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न में देखिए, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए, करने का मतलब कितने वर्ष के जब थे जब इनके पिता चल दिए दुनिया को छोड़ करके, तो मात्र ये 12 वर्ष के थे। बड़ी दुख का कलह आ गया था इनके ऊपर। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के कवि थे। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है, किस में, चलिए आगे देखिए, तो को कमायनी में की गई है। कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, तो प्रबंध काव्य है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो यह जो है जयशंकर प्रसाद के, ठीक है ना। आप लोग गलत उत्तर मत याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा देखते हैं टीचर लोग को गलती उत्तर बताते रहते हैं, जैसे कि इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। हम कंफर्म बोल रहे हैं, किसी पे हम लोग पहले जांच पड़ताल सर्च करते हैं तब बताते हैं, सर्च रिसर्च के बाद, ये नहीं कि ऊपरे बोलते रहते, ऐसी बात नहीं है। तितली उपन्यास किसकी रचना है, तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था, तो शंभु रतन। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो उत्तर हो जाएगा कंकाल। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, तो मन की चंचलता से थक जाता है। तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, तो यह जो है कमायनी से ली गई है। सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। अगला देखिएगा, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। चातकी किसके लिए तरसती है, तो चातकी पक्षी, या पक्षी का नाम है, बता दिए पहले। तो चातकी जो है ना, पूछ रहा है किसके लिए तरसती है, तो यह स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो यह जो है खड़ी बोली में रचना की, ठीक है ना। ऐसा नहीं अवधि ब्रज ऐसी कुछ नहीं है, खड़ी बोली में रचना की है। कुछ अवधि ब्रज में भी किस किए हुए हैं, फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि फिलहाल जो पाठ पढ़ रहे हैं ना खड़ी बोली में है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है, तो झरना इन्हीं की है, ठीक है ना, बाकी कोई इनका नहीं है। देखिए आ गया ना, सिद्ध हो गया ना, प्रसाद जी का झरना है, यानी प्रसाद क्या है, तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, तो इरावती। अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा अभी नहीं लिखा गया, अभी अधूरा है, ठीक है ना। तो प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है, बताइए, तो कमायनी, ठीक है ना, कमायनी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है इन्हीं की क्या है, सफलतम नाट्य कृति, यानी सफल हुआ है। 25 हम लोग 26 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, थोड़ा सा सजा लेते हैं, ज़्यादा नहीं। चलिए, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छायावाद के कवि है। सब अलग अलग है, केवल एक यही है जो छायावाद के कवि है। थोड़ा सा आप लोग को हम हिंट्स बता देते हैं कौन सी कवि छायावाद के कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी कवि हो, ठीक है ना, अगर वो ज़्यादातर पर्यावरण से संबंधित, पेड़ पौधा से, जंगलों से संबंधित बातें लिखते हैं, मुख्य समझिए पर्यावरण से संबंधित, तो वे कवि जो है ना छायावाद के कवि कहे जाते हैं। और कविता जो है छायावादी कविता कहलाता है। तो याद रखिए आप लोग, छायावाद और किस युग, तो छायावाद उत्तर युग कहलाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग याद रखिए छायावाद, जो पर्यावरण से संबंधित बातों को लिखे, पेड़ पौधे से संबंधित, तो वो छायावाद के कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म है वाराणसी में हुआ था। कंकाल क्या है, तो कंकाल जो है यह उपन्यास है। ध्रुव स्वामिनी कैसे कृति है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है यह नाटक है। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद के पिता लगते थे। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। कमायनी के रचयिता कौन है, तो कमायनी के जो रचयिता है ना वह है जयशंकर प्रसाद। बड़ी इंपॉर्टेंट है यह। 6 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव कवर किए, 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे। ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। पुत्र वियोग जो है यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। बहुत दर्द भरी कविता है। पुत्र वियोग का मतलब पुत्र होता है, वियोग मतलब होता है दर्द, दुख, तकलीफ, कष्ट, यानी कि बेटा से बिछड़ने का दर्द है, ठीक है ना। तो पाठ पढ़ाएंगे, बोलिएगा तो बहुत जल्दी पाठ लेकर आ ही जाएंगे, नहीं तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव देखिए। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है, बताइए। तो यह जो है पुत्र वियोग से लिया गया है।
थोड़ा सा बता देते पंक्ति का मतलब। कहने का मतलब माँ बोल रही कि मैं असहाय बेबस बैठा ही रह गया, मेरा बिछौना उठ गया। कहने का मतलब मेरा जो बिछौना है अर्थात मेरा जो बेटा है वह चला गया दुनिया को छोड़ करके, और मैं असहाय बेबस बैठी ही रह गई और अपने बेटा को बचा भी नहीं पाया। सुभद्रा कुमारी चौहान बोले, अपने बेटा के दर्द सुना रही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिएगा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो यह जो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म इलाहाबाद में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया? तो इसको जो है कांग्रेस पार्टी का MLA चुना गया। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो यह जो है राष्ट्रीय भावधारा कवित्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो यह जो है प्रायश्चित जो है इनकी कृति नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो उत्तर हो जाएगा सभा के खेल। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य से उसके भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग रूप अपनी आमरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है बताइए? तो यह जो कथन है मुक्ति बोध की कथन है। चलिए आगे देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो उत्तर देखिएगा क्या हुआ है 9 नंबर का। देखिए कब माँ के मन को समझाना कठिन हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए। तो पुत्र की मृत्यु के होने पर, ठीक है ना, जब पुत्र की मृत्यु हो जाए ना तो माँ की मन को समझाना बड़ा कठिन होता है, माँ समझा ना पाती अपने आप को। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो उनका पुत्र ही उनका खिलौना है, ठीक है ना, अपने पुत्र को खिलौना कहकर संबोधित किए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इसका जो निधन है ना कार दुर्घटना में हो गया। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? तो यही है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है बताइए? तो पुत्र के असमय ही निधन के कारण, मतलब पुत्र समय से पहले ही मर गया। समय का मतलब तो समय से पहले, इसलिए उसका जीवन सुना सुना हो गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण, पुत्र के दर्द के कारण स्वयं को असहाय करे कि मेरा आप कोई नहीं, हम असहाय हो गए, मेरा बेटा भी छोड़ करके चला गया। पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है? तो पुत्र के लिए। गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो गुलामी का नशा जो है ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है, ठाकुर रामनाथ सिंह की। देखिए इसमें थोड़ा सा इसके पति का भी जिक्र किया गया है, इसके पिता का भी जिक्र किया गया है। तो यह फिलहाल इसके पिता है ठाकुर रामनाथ सिंह, लक्ष्मण जी इसके पति है। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आ ही गया प्रश्न, लो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती जो है यह एक कहानी संग्रह है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो यह निराला जी की है। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी बताइए? तो प्रिय मित्र थी महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है बताइए? तो उत्तर जाएगा मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म है ना 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हो गया बेचारी का जन्म। सॉरी क्या है, हाँ जन्म है, ठीक है जन्म। मर भी गए बहुत ही जल्दी, ठीक है ना, 48 में ही शायद मरे, आएगा बारी तो हम बताएंगे। 15 फरवरी 48 को मरे हैं, यानी 1948। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह जो है मुकुल से ली गई है। अगला देखिएगा, छोरो काम होता है, चलिए छोरो काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो पुत्र वियोग की है। कहने का मतलब पंक्ति का मतलब हो जाएगा जिस समय बेटा अपनी माँ को चाल करता है ना तो माँ सारे काम को छोड़ करके अपने बेटे को आकर के उठाकर गोद से सीने से सटा लेती है। वही दर्द भरी बातों को सुभद्रा कुमारी चौहान कर रही है, फिर भी हमारा बेटा चला गया इतने दर्द तकलीफ के बाद भी। तो यह था 26 नंबर। अब हम लोग 27 नंबर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। 27 नंबर के ऑब्जेक्टिव देखिए। चलिए देखिए, पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग जो है ना यह सुभद्रा कुमारी चौहान की ही रचना है। शॉर्टकट में इसको चौहान जी भी कहा जाता है, सुभद्रा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 7 चैप्टर तक हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर किया, 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे। 8 चैप्टर का शीर्षक क्या है? उषा, सुबह प्रातः काल के समय। उषा समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए
उषा के जो रचयिता है ना, उषा का रचयिता कौन है पता है आप लोगों को? तो शमशेर सिंह बहादुर है। नहीं पता है तो जान लीजिए। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो यह जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो यह जो उषा कविता लिखे हैं। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कवियों के कवि कहा जाता है। ठीक है, कहीं आपसे पूछे कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए देखिए अगला प्रश्न आ ही गया सेम सेम। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? आइए गया शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह ने, जिसके बारे में हम पहले उसका एक चैप्टर था पढ़ा दिए। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्योदय होने पर। ठीक है ना, सॉरी अगर कुछ गलती होता हुआ तो माफ़ कीजिएगा। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? तो उर्दू हिंदी दोनों कोश। उर्दू हिंदी याद रखिएगा, ये सब मत जाइएगा उर्दू अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी सब मत, उर्दू हिंदी सटीक है, उर्दू हिंदी। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के समकालीन थे? तो ये जो थे नागार्जुन के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हो गई? तो दूसरा सप्तक में। क्या कब क्यों? तो दूसरा सप्तक। याद रखिएगा दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1951 ईस्वी में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो यह जो 1978 में की। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो इनकी रचना उदिता। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? तो सोवियत रूस की। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? तो इलाहाबाद से। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो इनका जो संबंध है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा है। इसका भी उत्तर गलत दिया हुआ है, बहुत जगह पे टीचर लोग गलती भी बता दे तो आप लोग गलत मत याद कीजिएगा। ठीक है ना, सटीक याद कीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो नीले शंख के समान बताया गया। ठीक है ना। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो उषा जो है ना प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर देखिएगा आप, थोड़ा सा सही कर लेते सही रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ही गया लो। तो 1951 ईस्वी में। चूँकि बुक में गलत उत्तर दिया हुआ उस पर मत जाइएगा, हम सटीक किए हुए हैं। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ 1951 ईस्वी में। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? जिसके पत्नी का नाम था धर्म देवी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल तुझसे होर है मेरी, काल तुझसे होर है मेरी, यह शमशेर बहादुर सिंह जी की है। नील जल में या किसी की गौर झिल मिले देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह उषा से लिया गया। ठीक। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? तो टूटी हुई बिखरी हुई। कौन सी है शमशेर बहादुर सिंह की रचना? तो टूटी हुई बिखरी हुई इन्हीं की रचना है। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? बताइए। तो नीले शंख के जैसा है, नीले शंख के जैसा है प्रभातकालीन आकाश जो है। किसका जादू टूटता है? तो किसका जादू टूटता है? उषा का। ठीक है ना। उषा शीर्षक कविता है, कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। उषा किसी लड़के का नाम नहीं है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा दिमाग आप लोग मत लगाइए। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जो जन्म है देहरादून में हुआ। कहाँ हुआ? देहरादून में। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने 8 चैप्टर में हम लोग इतने सारे 28 ऑब्जेक्टिव को कवर किया। हम लोग 9 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। थोड़ा आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, बस थोड़ा देर के लिए वीडियो में बने रहिए। चलिए देखिए अब 9 चैप्टर का शीर्षक क्या है? जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, जिसके लेखक कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। कवि है, कविता लिखा हुआ है तो कवि बोल सकते हैं, लेखक बोलना सही नहीं होगा। मुक्तिबोध यानी कि गजानंद माधव मुक्तिबोध, शॉर्टकट में मुक्तिबोध कहा जाता है। का जन्म स्थल कहाँ है? बताइए। तो सोयोपुर। हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है। ठीक है ना। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो काठ का सपना जो गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। ठीक। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो यह जो है गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ?
कहाँ हुआ, ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। यही एक लेखक है जिनका जन्म थोड़ा सा अलग हट करके हुआ है छत्तीसगढ़ में, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए आप लोग। चलिए 6 नंबर को हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम सटीक कर लेते हैं। चलिए मानिए कि हो ही गया। 6 नंबर, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो मुक्तिबोध जी जो है नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? तो नागपुर से निकलने वाले नया खून का संपादन किया। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया? कब से, तो उत्तर हो जाएगा 1958 ईस्वी से, ठीक है। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? तो उत्तर हो जाएगा पत्रकार के रूप में। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है? तो मुक्तिबोध निराला जो है क्रांतिकारी कवि है, यानी ज़्यादा सब राजनीति पर ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी कविता संग्रह है? तो मुक्तिबोध का। अर्थात चांद का मुंह टेढ़ा है क्या है? तो यह कविता संग्रह है। अगला प्रश्न, नील नदी अमेजन बिशौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह जो जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता से लिया गया है। मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो जनता से। कहाँ से उठ रहा है ज्वाला? तो जनता से उठ रहा है। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? बताइए। तो वह है मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। ये जो भी कविता लिखते हैं तो लंबी लंबी ही लिखते हैं। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो उत्तर हो जाएगा कामायनी एक पुनर्विचार। देखिए अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज में नहीं पड़ना, हम थोड़ा डाउट क्लियर करते हैं। अगर केवल पूछा जाए रचना किसकी है, कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद। कामायनी केवल तो जयशंकर प्रसाद, लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार तो यह गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। थोड़ा सा भी डाउट में नहीं, थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो यह जो है मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध के पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध, याद रखिएगा, इसी के नाम से जुड़ा हुआ है। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है, इन्हीं की रचना है। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी रचना बताइए मुक्तिबोध की नहीं है? तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बस कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा कामायनी, वो तो ऊपर ही छूट गया। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो क्या था? बी, नहीं। तो उत्तर जाएगा नई कविता का आत्मसंघर्ष है, मुक्तिबोध का नहीं है। बाकी जो भी देख रहे हैं सब मुक्तिबोध का, या नई कविता का आत्मसंघर्ष इनका नहीं है। तो 21 के बाद हम लोग 22 तक आ गए थे। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तो मुक्तिबोध जो है ना तार सप्तक के कवि थे, यानी तार सप्तक में 7 कवि हैं। एक मुक्तिबोध हो गए, अज्ञे जी हो गए, और भी बहुत सारे कवि हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म, गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध की माँ का नाम था पार्वती बाई, ठीक है ना, पार्वती देवी नहीं, पार्वती बाई। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? तो नया खून का। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? तो उत्तर हो जाएगा द्रौपदी। द्रौपदी किसकी कृति है? तो मुक्तिबोध की। जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखिएगा, मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा जनजन का चेहरा एक। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि 9 चैप्टर तक हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिया। अब 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करें। जिस चैप्टर के शीर्षक है अधिनायक। अधिनायक आप लोग समझते हैं? अधिनायक नहीं खलनायक हूँ मैं। चलिए सॉरी माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अधिनायक क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चलिए देखिए, अधिनायक जो शीर्षक कविता या कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से? तो यह आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अधिनायक आत्महत्या के विरुद्ध से। अधिनायक आत्महत्या, अधिनायक आत्महत्या के विरुद्ध से।
लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, तो यह रघुवीर सहाय जी के। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय जी की। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है, बताइए, ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन सी कविता रघुवीर सहाय की है। तो पुत्र योग सुभद्रा कुमारी चौहान के जनजन का चेहरा, गजानन माधव मुक्तिबोध के गांव का घर, या तो ज्ञानेंद्र पति जी का है। तो बच गया कौन, अधिनायक, तो अधिनायक हो गया रघुवीर सहाय जी का। ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, तो यह जो है ना व्यंग्य प्रधान है। कहने का मतलब टोन छोड़ने वाला कविता है, इसमें बड़ा टोन छोड़ा गया है, ठीक है ना, राजनीतिक पर। रघुवीर सहाय किस काल के कवि, तो रघुवीर सहाय जो है ना आधुनिक काल के कवि। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था, तो ये जो MA लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किया था। तो यहाँ तक था 7, हम लोग 8 नंबर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चलिए देखिए, अधिनायक कौन है, बताइए कौन है अधिनायक, तो सत्ताधारी वर्ग। वही जो सत्ताधारी वर्ग सत्ता के रूप धारण करके बैठल है वही अधिनायक है। तो जो जानते हैं ना सत्ता पर बैठ जाता है जा करके। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है, तो हरचरना जो है आम आदमी का प्रतिनिधि, यानी हरचरना हो गए हम लोग, आम आदमी हम लोग है ना, और सत्ताधारी वर्ग के जो है सत्ता पे जो बैठे हुए हैं वो हो गए अधिनायक। चलिए देखिए, नाम से वैसे काम लग रहा है हरचरना, देखिए कैसा नाम लग रहा है, एकदम फेकल फकल वाला नाम। और देखिए अधिनायक, तो आप लोग समझ सकते हैं। हरचरना कौन है, तो हरचरना घर का नौकर है। पठित पाठ के आधार पर बताया जा रहा है। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं, तो दूसरा सप्तक में रघुवीर सहाय कवि के रूप में सामने आए हैं। देख लीजिए, रघुवीर सहाय जी भी इसमें है सप्ताह सप्तक वाला में, मुक्तिबोध जी भी है, रघुवीर सहाय जी भी है, अज्ञे जी भी है, 3 को तो निकल गया। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन कौन शामिल हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी शामिल हैं कि रघुवीर सहाय कि मुक्तिबोध, बताइए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो रघुवीर सहाय हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन देख करके आप लोग लगाइएगा। अगला देखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है, तो यह जो है ना समकालीन राजनीतिक, पहले आपको बताया राजनीतिक पर व्यंग्य किया गया, टोन छोड़ा गया है। रघुवीर सहाय किस सप्तक में कवि के रूप में शामिल हुए हैं, तो दूसरा सप्तक। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेख की रचना है, तो यह जो है ना यह रघुवीर सहाय की रचना है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं, तो फटा सुथना, यानी फटल चिटल कपड़ा पहने हुए हैं राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना, जो गांव के लोग होते हैं हरचरना, जो मतलब कि वोट उट हम लोग देते हैं तो हम तो लोग हरचरना हो गए, गाँव के लोग हैं। कहने का मतलब जो सत्ता पर बैठे लोग अधिनायक, हम लोग हरचरना। विशेष जानकारी के पाठ पे फोकस करें, बोलिएगा तो पाठ लेकर आएंगे, फुल एक्सप्लेन बहुत कम समय में। निम्नलिखित में से कौन सी रघुवीर सहाय की है, ऐसी कौन सी रचना है जो रघुवीर सहाय जी की है, बताइए। तो वे लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर सहाय जी की है। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे, तो उत्तर हो जाएगा नव भारत टाइम्स। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, उत्तर हो जाएगा दिनमान। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, तो दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, तो आत्महत्या के विरुद्ध यह एक कविता है। रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को यह हुआ था, याद रखिएगा। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है, तो लखनऊ। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, तो उत्तर हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय जी की कृति है। 25 तक हो गया। 26 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिए, आप लोग फोकस कीजिए 26 नंबर ऑब्जेक्टिव पर। चलिए, अधिनायक के रचयिता कौन है, तो अधिनायक के रचयिता रघुवीर सहाय। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है, तो रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय किस के प्रधान संपादक थे, तो ये जो है दिनमान के प्रधान संपादक हैं। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है, तो यह जो है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के रचनाकार है। रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है, तो यह जो है 20वीं सती के रचनाकार है। सती नहीं पहचानने आता है तो बोलिए, तो स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, कितना बार हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा 10 चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर किया, हम लोग 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करें, जिस चैप्टर का शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है, तो प्यारे नन्हे बेटे को, या अर्थात प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है यह किसका है, तो यह हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को कब प्रदान हुआ, कब प्रदान किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। देखिए इसका भी उत्तर कहीं कहीं पे गलत बताते रहते हैं टीचर लोग, तो गलत नहीं याद कीजिएगा, हम सबको यहाँ स्पष्ट करके लाए हुए हैं। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ तो किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 1999 में साहित्य अकादमी, जबकि 1992 की बात करें तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? तो 1971 में। विनोद कुमार शुक्ल कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे, तो ये जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो इनका जो पहला कविता संग्रह है लगभग जय हिंद। ठीक है, पहला की बात हो रहा है, हालांकि है सब वही निकाले, पहला की बात हो रहा है तो लगभग जय हिंद। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो यह जो है वार्तालाप शैली में लिखी गई है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो यह जो है उत्तराखंड का रहने वाला है। ठीक है ना, हालांकि इसमें हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, उत्तराखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमको डाउट है तो इसको हम डाउट में रखते हैं, इसको हम कंफर्म नहीं करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं शताब्दी के किस दशक में कवि के रूप में सामने आए? तो यह जो है ना 20वीं शताब्दी के कवि के रूप में कब सामने आए? तो 6ठे-7वें दशक में। तो ये था 10, हम लोग 11 नंबर ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। चलिए अब 11 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है? तो यह जो है कहानी संग्रह। क्या है यह? शॉर्टकट में समझिए, महाविद्यालय क्या है? तो कहानी संग्रह है। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? तो नौकर की कमीज। नौकर की कमीज एक उपन्यास है जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो इतावली भाषा में। पेड़ पर कमरा किस भाषा में अनुवाद हुआ है? यह भी एक रचना है, तो इतावली भाषा में। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो उत्तर हो जाएगा कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कुछ होना बचा रहेगा किसकी कृति? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की। निम्न में से कौन कविता संग्रह विनोद कुमार शुक्ल का है? कौन सा कविता संग्रह ऐसा है जो विनोद कुमार शुक्ल जी का है? ठीक है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कौन सा है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। अगला प्रश्न, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई? तो यह जो है ना प्यारे नन्हे बेटे कविता से ली गई है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, विनोद प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यह जो कविता है यह किस कविता संग्रह से ली गई है? तो उत्तर आप लोगों को याद रखना है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में। चाहे मेहनत कश कोई व्यक्ति हो या फिर औरत हो, ये लोग लोहा के रूप में, लोहा की तरह दुख तकलीफ को सहते हुए भी अटिक रहते हैं अपने कामों पर। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो उत्तर हो जाएगा दीवार में खिड़की रहती थी। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो दीवार में खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? किस कृति पर? तो नौकर की कमीज पर। नौकर की कमीज पर जो है ना एक हीरो मानिए जो भी कहना है, कृतिक पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। चलिए नौकर की कमीज हो गया। अगला प्रश्न, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी जो अपनी बिटिया को क्या कर रही है? तो समझाती है। पिता बिटिया को क्या करते हैं? बिटिया जो है सिखाते हैं। अगर बात करें कि बिटिया क्या करती है, पत्नी जो है बिटिया के लिए क्या करती है? तो पत्नी जो है समझाती है। जबकि पिता की बात करें तो पिता क्या करते हैं? सिखलाता है। माँ तो समझा कर छोड़ देते हैं, पिता जो है ना बिना सिखले छोड़ते नहीं, सीख तो सिखा कर ही छोड़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा कर्म का प्रतीक है। 26 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा आप लोग। अब चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है यह किस संग्रह से ली गई है? तो यह एक वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यहीं से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह।
आगे देखिएगा, नौकर की कमीज क्या है। नौकर की कमीज यह एक उपन्यास है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 11 चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर दिया, हम लोग 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। चलिए कवर करते हैं। हार जीत, देखिए पहला प्रश्न, हार जीत चैप्टर का नाम है, शीर्षक है इसका। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो इसका जो मूल निवास स्थान है सागर मध्य प्रदेश में है। अगला देखिएगा, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की। किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की, पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति लिया गया है हार जीत से। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर चला आएगा अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। तो हार जीत। हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की कविता है। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। तो अशोक वाजपेयी की माँ का नाम है निर्मला देवी। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म है कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है ना। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। बताइए किस कविता संकलन से ली गई है। तो उत्तर हो जाएगा क्या, आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया। किस विश्वविद्यालय से बीए किया। तो ये जो है ना सागर विश्वविद्यालय से बीए किया। सागर विश्वविद्यालय सागर से, आप लोग सागर मत समझिएगा। तो आगे देखिएगा, यहाँ तक हो गया। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया। तो सागर विश्वविद्यालय सागर से। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज में एमए किया। तो ये जो है एमए सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया हुआ है एमए। यार कितना हमें नींद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे देखिए फिर से, माफ़ कीजिए कुछ गलती हुआ होगा तो। चलिए शुरू से देखते हैं इस चैप्टर का हम लोग। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो उनका जो मूल निवास स्थान है सागर मध्य प्रदेश में है। किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की, पंक्ति किसकी है, सॉरी कहाँ से ली गई है। तो यह जो पंक्ति है हार जीत से लिया गया है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो यह जो कविता संग्रह है यह रघुवीर सहाय जी के द्वारा रचित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। तो अशोक वाजपेयी जी जो है हार जीत कविता लिखे हुए हैं। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। तो इनके माँ का नाम था निर्मला देवी। माँ का नाम क्या था, निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म है दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के लिए कविता संग्रह से ली गई है। तो यह जो है कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया। तो अशोक वाजपेयी सागर विश्वविद्यालय से किया था बीए। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किया। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता है। तो हार जीत कविता यह जो है गद्य कविता है, ठीक है ना, गद्य कविता। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। किस विश्वविद्यालय कुलपति रह चुके हैं अशोक वाजपेयी। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। तो शासक दल उत्सव मना रहे हैं। हार जीत कैसी कविता है। तो हार जीत जो तो कविता है यह गद्य कविता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, चलिए आगे देखिए 14 नंबर, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। हार जीत कविता में जो हार का प्रश्न उठाया गया, ठीक है। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया। तो दिल्ली में रहकर। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो उम्मीद का दूसरा नाम। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो यह जो अशोक वाजपेयी जी की है। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। तो गंगा तट जो इनके द्वारा रचित नहीं है। बाकी जितना है शहर अभी संभावना है, समय के पास समय, अगर इतने में सब इन्हीं की है, गंगा तट इनकी नहीं है। चलिए आगे देखिएगा,
तत्पुरुष किसकी रचना है? तो तत्पुरुष अशोक वाजपेयी जी की रचना है। इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो यह जो है अशोक वाजपेयी की जो रचना है। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए है? तो वे जो है नागरिक के लिए हैं। महाकाव्य क्या, सॉरी, मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला जो सड़क को सींच रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की है, नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा कोणार्क। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की है? तो उत्तर हो जाएगा कभी कहा गया है। कभी कहा गया इन्हीं की कृति है। हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो पूर्व ग्रह का संपादन कौन किया? तो अशोक वाजपेयी। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी की। इम्पोर्टेंट है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो अशोक वाजपेयी जी जो है आधुनिक काल के कवि है। तो कुल मिलाकर के 30 था, 12 चैप्टर हम लोग 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चलो बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। चैप्टर का नाम है गाँव का घर, जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति कारा अधीक्षक इसी पद पर थे। पंचायती राज में क्या खो गया है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। पाठ को पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें मस्त अंदाज में मस्त अंदाज में उस चैप्टर को लिखा गया, ठीक है ना। पंच परमेश्वर जो है ना, पहले का पंच अब उसमें नहीं रहा। पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है, सारे पंच उंच सब बेईमान हो गए हैं। ज्ञानेंद्र पति बिहार के लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुआ? तो कारा अधीक्षक। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? तो ज्ञानेंद्र पति आधुनिक काल के कवि है। ज्ञानेंद्र पति 20वीं शताब्दी के किस दशक में उदित हुए हैं? तो 8वें दशक में। ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या है? सॉरी, ज्ञानेंद्र पति के गलती यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या है? तो देवेंद्र प्रसाद चौबे। अगला देखिए, ज्ञानेंद्र पति BA तथा अंग्रेजी में MA किस विश्वविद्यालय से किया? यानी कि दोनों तो एक को विश्वविद्यालय से किया, लेकिन किस से? तो उत्तर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय, पटना से, ठीक है। आगे देखिए, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में MA किस विश्वविद्यालय से किया? तो हिंदी में जो ये MA जो है बिहार विश्वविद्यालय से किया। आगे देखिएगा, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो संशयात्मा के लिए। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती? तो लोकगीत की। लोकगीत जो है ना, यह पूरा विलुप्त हो चुका है, अब इसकी धुनें नहीं सुनाई देता है। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? तो चक्रा नगरी का काव्य नाटक है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा थोड़ी सी जगह। थोड़ी सी जगह इनकी नहीं है, बाकी संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा गया, सब इन्हीं की है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? तो गंगा तट। गंगा तट है ज्ञानेंद्र पति की, बाकी इनकी नहीं है। आंसू जयशंकर प्रसाद की है। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कुछ सब कुछ बचा रहेगा दूसरे की है। आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? तो यह जो है ज्ञानेंद्र पति की है। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता था? तो बुजुर्गों को जो है ना, गांव के घर के भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था। चलिए अब आगे देखिएगा, यह प्रश्न रहा आपका 16 नंबर। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर से। संशयात्मा किसकी कृति है? संशयात्मा जो ज्ञानेंद्र पति की कृति है। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाला दादा के हैं। अगला देखिएगा, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है एक चक्रा नगरी। कौन सा है? तो चक्रा नगरी। ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है कब हुआ था? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं सबसे फर्स्ट कमेंट किसका रहता है और सबसे सही कमेंट।
तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने पद खंड के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सारे 13 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर किया, 30, 35, 40 जो भी एक एक चैप्टर का, यानी कि हम लोगों ने बहुत सारे 400 प्लस ऑब्जेक्टिव कवर किया। अगर आप लोगों को वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो कर देना लाइक और वीडियो कर देना उन लोगों के पास शेयर जो लोग अगले ईयर देने वाले एग्जाम, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।